हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। साथियों आज है हमारी रीजनिंग की पार्ट संख्या 80 और इससे पहले कि यदि आपने 79 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाकर के सारे पार्ट देख लीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले पार्ट्स में करवाए गए हैं। दोस्तों आज की इस श्रृंखला में हम एक बार फिर से रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली और सारे के सारे प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की इस श्रृंखला में हम किस तरह के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12, निम्न प्रश्न में कितने त्रिभुज स्थित हैं। यहाँ पर ये जो आकृति दे रखी है इसमें से 4 ऑप्शन है, बताना है दोस्तों इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है निम्न प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो कॉर्नर में क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसके स्थान पर दोस्तों बताना है कि कौन सा नंबर आ जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि एक और शानदार क्वेश्चन है श्रृंखला का यानी कि सीरीज का, और सीरीज में यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज का ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर बताना है दोस्तों कौन सा नंबर आएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, तो आप इस क्लास को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। इनमें से यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि आपका एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे दोस्तों आपका बीएसएसएससी की परीक्षा, इसके अतिरिक्त हरियाणा स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, इसके अतिरिक्त दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है। साथियों उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। तो दोस्तों इस क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, यदि आप इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको डेली का डेली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है अगर जूल का संबंध ऊर्जा से है तो मीटर का संबंध किससे हो जाएगा। दोस्तों अगर बात कर लें इस प्रश्न की, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया था। देखिए अगर बात करें साथियों जूल की, तो जूल किस तरह से ऊर्जा से संबंधित है, इसको कुछ इस तरह से समझिए। ये जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है, क्या होता है ऊर्जा का साथियों जो मात्रक होता है, याद रखेंगे ये हमारा जूल होता है। उसी प्रकार इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका मात्रक जो होगा वो हमारा मीटर हो जाएगा। जल्दी से बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसका मात्रक मीटर होगा। तो दोस्तों हम बात कर लें, अगर इनमें से कौन सा हो जाएगा, हमारा लंबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई का जो मात्रक होता है, जो हमारी जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको फिजिक्स की भाषा में, जो तत्व होते हैं क्या बोलते हैं यार, उनको नाम नहीं आ रहा है, आप इसको देख लेंगे, वो राशियां बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, याद रखेंगे राशियां। उन्हीं राशियों में ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो उसी प्रकार बात कर लेंगे लंबाई की, तो लंबाई का मात्रक जो होगा वो मीटर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का है क्वेश्चन नंबर 2, एक शानदार क्वेश्चन है, या तो इसको हम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मान सकते हैं या फिर एनालॉजी का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। कह रहा है अगर फिजिक्स को ये लिखा जाता है तो बायोलॉजी को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों, अगर फिजिक्स को ये लिखा जाता है तो बायोलॉजी को क्या लिखा जाएगा। चलिए अगर बात कर लें इसके लॉजिक की, तो हम क्या करते हैं, इस फिजिक्स की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं दोस्तों, प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। तो पी होता है साथियों हमारा 16 पर, एच होता है 8 पर, वाई होता है 25 पर और एस होता है 19 पर। और दोस्तों आगे देखेंगे तो आई होता है 9 पर, सी होता है 3 पर और एस होता है 19 पर। और दोस्तों आप इसको देखेंगे तो लिखा क्या गया है, लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले क्या लिखा गया है, तो लिखा गया है हमारा आर, आर का मतलब है 18। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो लिखा गया है जे यानी कि 10, आगे लिखा गया है दोस्तों 1 यानी कि ए लिखा गया है, तो 1 पर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आगे देखेंगे तो लिखा गया है 21। क्या लिखा गया है, 21। यहाँ पर आप इसको सुधार लेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है 19 लिखा है ऊपर, ठीक है, 19 के सामने 21 लिखा है। उसी प्रकार 21 के बाद क्या 11 लिखा गया है, और यानी कि के लिखा गया, के बाद ई,
यानी कि प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगी, उसके बाद u यानी कि 21। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। तो दोस्तों अगर इसके लॉजिक की बात कर ली जाए तो इसमें जो लॉजिक चल रहा है वो सारा का सारा +2 का लॉजिक चल रहा है। कहीं पर भी आप लोग देख लीजिए +2 का लॉजिक चल रहा है, बहुत ही शानदार लॉजिक है। तो इस क्वेश्चन को अब आगे बता देंगे हम, बायोलॉजी का कोड क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों बायोलॉजी का कोड क्या हो जाएगा। तो अगर बात कर लेते हैं बायोलॉजी की, तो बी में यदि 2 जोड़ देते हैं, बी में अगर +2 कर देंगे तो बी 2 पर होता है, और +2 करेंगे तो डी आएगा, यानी कि डी से ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए। तो डी से तो सारे ऑप्शन की शुरुआत हो रही है। इसके बाद दोस्तों लास्ट का चेक कर लेते हैं। लास्ट हमें वाई दे रखा है, वाई का मतलब 25, और 25 में यदि 2 जोड़ें तो 27 होता है। 27 का मतलब 26 के बाद आने वाला अल्फाबेट ए होता है, यानी कि एक ए आ जाएगा। तो डी से शुरुआत, ए से अंत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। अब देखिए ऑप्शन सी और हमारे पास कौन सा बच रहा है, ऑप्शन बी बच रहा है। तो इसके बाद जी को चेक कर लेते हैं। जी 7 पर होता है और +2 करेंगे तो दोस्तों 9 हो जाएगा, और 9 जो प्लेस वैल्यू होती है वो आई की होती है, यानी कि डी से शुरुआत होनी चाहिए और आई और ए से अंत होना चाहिए। डी से शुरुआत, आई ए से अंत। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो यही इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कुलाल 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है, वहां से वह 60 मीटर पीछे पश्चिम की ओर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में स्थित है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। सबसे पहले कुलाल नाम का कोई शख्स है, कुलाल नाम का कोई शख्स है, उसने 90 मीटर की यात्रा पूर्व में तय की है। कहां पर, पूर्व में, और ये दूरी कितनी है, 90 मीटर। उसके बाद दोस्तों ये क्या कर रहा है, 1 मिनट ऊपर लिख देते हैं इसकी 90 मीटर। ठीक है, 90 मीटर की इसने दूरी तय की है। ठीक है दोस्तों, ये इसने 90 मीटर की दूरी तय की है, और उसके बाद ये वापस कह रहा है पश्चिम में, पीछे पश्चिम में 60 मीटर आया है। तो दोस्तों यहीं से, यही अपने इसी बिंदु से ये वापस आया है 60 मीटर। ठीक है, याद रखेंगे 60 मीटर आ गया है, तो ये दूरी हो जाएगी 60 मीटर। अब कह रहा है इसके बाद वह दाएं मुड़ा है, दाएं मुड़ा है तो कहां पर मुड़ेगा। तो दोस्तों अगर उसका मुख इस स्थिति में पश्चिम दिशा में है, एक बार इसको फिर से समझिए। देखिए 90 मीटर पूर्व की ओर गया, ठीक है, कुणाल नाम का शख्स था, वो 90 मीटर पूर्व की ओर गया। उसके बाद इसी बिंदु से, यानी कि जहां पर पहुंच गया था, कहां पर, यहां इसका मन हुआ, ये तुरंत लौट आया और 60 मीटर की यात्रा तय की। तो अब इसका मुख किस दिशा में होगा, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों आप कहेंगे ये हो जाएगा पश्चिम दिशा में। अब देखिए इसका मुख पश्चिम दिशा में और वह इसके बाद दाएं मुड़ा है, तो पश्चिम दिशा में मुख होने के कारण ये दाएं मुड़ेगा, ऊपर जाएगा। कहां पर जाएगा साथियों, दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, इस बिंदु से ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला गया तो दूरी इसने 40 मीटर की तय की है। अब बताइए वो प्रारंभिक बिंदु कौन सा बिंदु, ये वाला प्रारंभिक बिंदु, और ये वाला इसका नवीनतम बिंदु हो जाएगा। इन दोनों के बीच की ये जो दूरी बनेगी, ये वाली दूरी, ये वाली दोस्तों दूरी बतानी है। तो क्या हम बता सकते हैं, इसमें दोस्तों हम ट्रिपल 8 का प्रयोग कर लेंगे। कैसे प्रयोग कर लेंगे दोस्तों, आपने देखा होगा ये टोटल दूरी जो है, ये टोटल दूरी कितनी है, आप कहेंगे सर 90 है, लेकिन 60 तो वापस आ गया है, तो ये कितनी बच जाएगी, 30 बच जाएगी। यहां पर 30 है, यहां पर 40 है, तो ट्रिपलेट पढ़ा होगा आपने 3 और 4 और 5 का, यानी कि अगर इनके पीछे 0 0 जोड़ दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। 30, 40 और 50, तो ये दूरी तो दोस्तों हमारी 50 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 50। और 50 दूरी के अनुसार देखेंगे तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और दिशा भी पता चल जाएगी दोस्तों, हमारी दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व की दिशा हो जाएगी। देखिए गौर से समझिए, यहां से अगर ये बिंदु पर जाएगा तो प्रारंभिक बिंदु से पूछा है, तो प्रारंभिक बिंदु से बताना है, आरंभिक बिंदु से, इस बिंदु से इसकी जो दिशा बनेगी, ये दिशा कौन सी बनेगी, ये वाली, ये बनेगी दोस्तों उत्तर पूर्व की। यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में विषम का चयन कीजिए। जल्दी से बताइए 4 ऑप्शन में कौन विषम हो जाएगा। तो अलग से आप कह सकते हैं दोस्तों, इनमें से जो विषम बनेगा वो हमारा पुस्तक बनेगा। अब सर कैसे पुस्तक बनेगा ये भी तो समझाइए, तो आप इसको समझिए गौर से। देखिए ये जो पेंसिल होता है साथियों, पेंसिल के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है, उसी प्रकार कलम के द्वारा भी कार्य किया जाता है और रबड़ के द्वारा भी कुछ कार्य किया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, जो पुस्तक होता है, पुस्तक के ऊपर आप पेंसिल से लिख सकते हैं, कलम से लिख सकते हैं और रबड़ से मिटा सकते हैं। तो दोस्तों किस पर कर रहे हैं, पुस्तक पर कर रहे हैं। इसी कारण ये तीनों तो एक तरह के हो जाएंगे, क्योंकि इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जबकि जो कार्य हो रहा है वो पुस्तक के ऊपर हो रहा है। इस तरह से पुस्तक हमारा विषम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ब्लड रिलेशन का शानदार सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझिए। कह रहा है एक परिवार में 5 सदस्य हैं, P, Q, R, S और T। P
और आर भाई भाई है, टी क्यू का चाचा या मामा है, एस टी का पुत्र है, क्यू आर की बहन है, पी एस कैसे संबंधित है, पी एस से कैसे संबंधित है ये बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कहा कि पी और आर भाई भाई है, तो हम पी और आर को क्या बना देंगे, यहाँ पर भाई भाई बना देंगे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर पी और आर को हम क्या बना देंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे भाई भाई बना देंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई भाई, क्यों भाई भाई है तो प्लस लग जाएगा। इसके बाद पी और आर से संबंधित कहीं पर कोई बात कही है तो देखिए, और लास्ट की लाइन देखी जाए तो कह रहा क्यू आर की बहन है, कौन है, याद रखेंगे जो क्यू है इसकी जो बहन बनेगी वो क्यू बन जाएगी, कलर चेंज कर लेते हैं, क्यू बनेगी, और बहन बनेगी तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि औरत के लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। इसके बाद अब क्यू से संबंधित बात देखी जाए तो इस लाइन में दे रखा है कि टी क्यू का चाचा या मामा है, टी क्यू का क्या है, चाचा या मामा है। तो देखिए यहां पर देखा जाए तो टी नाम का शख्स क्या हो जाएगा, ये क्यू का यहां पर एक पिता बन जाएंगे क्यू के, यानी कि इन तीनों के पिता बनेंगे एक, और पिता के यदि यहां पर देखा जाए तो या तो चाचा बना देंगे, ठीक है, टी को या तो हम चाचा बना देंगे यहाँ पर, ठीक है, टी को या तो चाचा बना देंगे, या फिर इन्हीं की मम्मी, यहाँ पर मम्मी आ जाए अगर, तो इनका भाई बन जाए तो ये मामा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझिए आप लोग। ठीक है, अगर इनके क्यू के पिता हो गए, यहाँ पर माता होगी, या तो ये इनका भाई होगा या तो इनका भाई होगा। ठीक है, इसके बाद अब आगे की लाइन पढ़े तो कहा है एस टी का पुत्र है। क्या कहा है दोस्तों, एस नाम का जो शख्स है वो पुत्र किसका है, टी का पुत्र है। ठीक है, ये होगा एक पुत्र। अब कह रहा है दोस्तों पी एस से कैसे संबंधित है, से किसके साथ लगा है, एस के साथ, तो ये रहा एस। एस क्या कहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एस क्या कहेगा, एस कहेगा ये मेरे पिताजी हैं, और ये मेरे हो सकता है ये मेरी बहन हो, या मेरे पिताजी की ये क्या हो, ये जीजा जी हो। देखिए गौर से समझिए, ये एस के पिताजी हैं, ठीक है, ये एस के पिताजी हो गए। अब या तो ये टी की बहन है या ये टी इसका भाई है। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। तो हमें संबंध किसका बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो संबंध बताना है दोस्तों एस और किसका, पी का। तो एस क्या कहेगा, एस या तो कहेगा ये चचेरा भाई है या तो ममेरा भाई है। तो क्या बनेगा, या तो चचेरा भाई या तो ममेरा भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। और जब हम लुप्त पद को अगर गौर से दोस्तों देखेंगे तो यहां पर दे रखा है, ये रहा लुप्त पद, इसके स्थान पर बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिना किसी देरी की बहुत कायदे से समझिए। इसमें क्या लिखा है, इसको समझिए, इसमें लिखा क्या है दोस्तों। चलिए एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है साथियों 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे तो ये लिखा है दोस्तों 3 का क्यूब, ठीक है, और यहां पर देखेंगे साथियों तो ये लिखा है 4 का स्क्वायर, और यहां पर आप देखेंगे तो ये लिखा है दोस्तों 5 का क्यूब, और यहां पर देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये लिखा है 6 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर क्या आना चाहिए ये जल्दी से बताना है। इसके अतिरिक्त यहां पर अगर आप देखें, इसको अगर आप देखें तो दोस्तों ये लिखा है 8 का स्क्वायर, और यहां पर अगर देखें तो ये है दोस्तों 9 का क्यूब। अब देखिए हमें समझ में आ रहा है यहां पर कुछ ना कुछ लॉजिक बन रहा है। लॉजिक क्या बन रहा है, देखिए ये जो सम संख्या है, ये जो सम संख्याएं हैं इन सभी का दोस्तों स्क्वायर दे रखा है, जबकि जो भी हमारी विषम संख्याएं, गौर से समझिएगा दोस्तों, जो भी विषम संख्याएं 3 है, 5 है, इसके बाद 9 है, तो 3, 5 और अगली विषम क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर 7 आएगी, और 7 का क्या आना चाहिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 7 का क्यूब आएगा, क्योंकि पहली संख्या का स्क्वायर अगली का क्यूब, फिर अगली का स्क्वायर, फिर अगली का क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब आना चाहिए, तो 7 का क्यूब आएगा। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सर 7 का क्यूब होता क्या है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा 343। क्या होगा दोस्तों, 343 इसका सही उत्तर होगा। तो हम कहेंगे जो क्वेश्चन मार्क होगा साथियों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 343 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 343 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि दिए गए प्रश्न को सार्थक क्रम में दर्शाइए। जल्दी से बताइए, यहां पर आपको 6 नंबर दे रखे हैं, और इन 6 नंबरों को आप किस तरह से सार्थक क्रम में दर्शाएंगे। तो अगर इन नंबरों को गौर से समझा जाए दोस्तों, अगर गौर से समझा जाए तो पहले अध्याय है, फिर शब्द है, अक्षर है, वाक्यांश है, वाक्य है और अनुच्छेद है। तो आप दोस्तों अगर इन सभी को देखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला आना चाहिए। और सबसे छोटा क्या होता है, आप कहेंगे सबसे छोटा सर अक्षर होता है। अक्षर कैसे, जो छोटा आ बड़ा आ पढ़ते हैं वो एक अक्षर होता है, और अक्षर हमारा सबसे छोटा होगा। यानी कि दोस्तों 3 नंबर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। इसके जो ऑप्शन है उनकी शुरुआत 3 नंबर से होनी चाहिए। तो ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। इसके बाद 3 के बाद अगला 2 है, 3 के बाद अगला 2 है और अगला 2 है, यानी कि 3 के बाद क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन ही बता रहा है तीनों ऑप्शन की अगला नंबर 2 आएगा। तो ठीक है, इसको 2 रख देते हैं। तो 2 पर क्या है दोस्तों, आप कहेंगे सर 2 पर हमें दे रखा है शब्द, तो 2 पर हमारा शब्द आ जाएगा। ठीक है, 3 के बाद 2 आएगा,
इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, इसके बाद शब्द के बाद क्या बनेगा, तो शब्द के बाद दोस्तों बनेगा वाक्यांश। क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। शब्द के बाद दोस्तों बनेगा वाक्यांश। अब सर वाक्यांश कैसे बनेगा ये समझाइए। वाक्यांश कैसे बनेगा, यहां पर वाक्य भी तो दे रखा है। देखिए वाक्यांश क्या होता है, वाक्य का एक अंश, एक वाक्य दे रखा है उसका कुछ अंश, उसे कहा जाता है वाक्यांश। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा नंबर 6। 4 के बाद नंबर 6 आना चाहिए, तो 4 के बाद हमारा नंबर 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 के बाद नंबर 6 यहां पर दे रखा है। ठीक है, ये नंबर 6 नहीं है, 4 यहां पर 6 है। ठीक है, यहां पर 6 और 4 के बाद नंबर 6 दोनों में दे रखा है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, वाक्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, याद रखेंगे, वाक्यांश के बाद हमारा वाक्य आएगा। और जब कई वाक्य मिलेंगे तो वाक्यों के मिलने से क्या बनेगा दोस्तों, आप कहेंगे सर अनुच्छेद बनेगा। यानी कि 4 के बाद 5वां आना चाहिए। 4 के बाद वाक्य बनेंगे तो क्या बनाएंगे, वाक्य मिलकर के अनुच्छेद को बनाएंगे, यानी कि एक आर्टिकल को बनाएंगे। जब आर्टिकल बन जाएगा तो कई सारे आर्टिकल मिलकर के दोस्तों अध्याय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक चैप्टर बनाते हैं, जिसे हम अध्याय कहते हैं। तो आप लोग समझेंगे इसको किस तरह से यहां पर लिखा गया है, ये हो जाएगा हमारा अध्याय। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 से शुरुआत, 2, 3 के बाद 2, फिर 4, फिर 6, 3 के बाद 2, फिर 4, फिर 6, दोनों में दे रखा है। इसके बाद 5 नंबर है, तो 4 के बाद जब 6 के बाद जब 5 नंबर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। इसको आप लोग एक बार गौर से जरूर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को भी गौर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो कह रहे हैं दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार के स्थान पर कौन सा विकल्प का प्रयोग करेंगे। जो स्टार दे रखे हैं, स्टार के स्थान पर कौन से विकल्प का प्रयोग करेंगे ये बताना है। तो दोस्तों ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपको एक काम करना है। काम क्या करना है साथियों, जो डिवाइड होता है, जो हमारा डिवाइड होता है, डिवाइड को उस स्थान पर रखें जहां पर आसपास की जो संख्या है वो आपस में विभाजित हो जाए। तो देखिए यहां पर तो डिवाइड है नहीं, तो इसको गलत मान लेते हैं। इसके बाद यहां पर भी डिवाइड नहीं है, इसको भी गलत मान लेते हैं। अब डिवाइड 2 दे रखे हैं, डिवाइड दोस्तों 2 दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे 15, 15 के बाद लिखेंगे दोस्तों 24, 24 के बाद 3, 3 के बाद 6 और आगे लिख देंगे 17। अब देखिए गौर से देखा जाए, अब इसके अगर चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी से शुरुआत करते हैं। आगे माइनस होगा, फिर दोस्तों हमारा डिवाइड होगा, उसके बाद प्लस होगा और बराबर में 17 होगा। तो भाग देंगे, कितना आएगा, 15 और माइनस में 8 और प्लस में 6 बराबर में 17। तो दोस्तों आप देखेंगे 15 6 21 होगा, और 21 में से 8 जाएगा तो 13 बचेगा, और 13 कभी 17 के बराबर नहीं होता है। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी देखा है हमने, जिस ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग किया है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, ये गलत है। अब प्रयोग करते हैं ऑप्शन नंबर सी का। ऑप्शन नंबर सी में पहले प्लस है, उसके बाद दोस्तों डिवाइड है, और उसके बाद माइनस है, और अब बराबर है। तो अब देखिए इसको देखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 तिया का 24, तो 15 प्लस 8 हो जाएगा, और आगे माइनस हो जाएगा 6 और बराबर में हो जाएगा 17। तो आप यहां पर 6 अगर 8 में से घटा देंगे तो 15 प्लस 2 और बराबर में 17। तो इस तरह से LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि 17 के बराबर 17। और किससे हुआ है सर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को स्टार के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग समझिएगा। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। जल्दी से बताइए, ये जो प्रश्न चिन्ह दे रखा है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसके लॉजिक का प्रयोग करते हैं, किस तरह से इसका लॉजिक लगा है। तो दोस्तों आपको देखना है, ये जो सर्कल दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सर्कल किस तरह से बना है इसको देखिएगा। देखिए यहां पर देखिए 35 लिखा है और यहां पर लिखा है 14। यहीं से शुरुआत करते हैं दोस्तों, यहां पर 35 है और 14 है, और हम क्या करेंगे 35 और 14 का अंतर ले लेंगे। 35 माइनस 14 कर लेंगे तो दोस्तों आप कहेंगे 21 आएगा, और 21 में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 42 आ जाएगा। देखिए गौर से समझिए, ये जो 35 है और ये जो 14, ये जो 35 है ये जो 14 है, इनका अंतर ले लेंगे दोस्तों, और यहां पर जो 21 आएगा अंतर, तो इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, तो हमारा 42 आ जाएगा। उसी प्रकार अब देखिए ये 14 है और ये 12 है, इन दोनों को पकड़ेंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे तो 14 और 14 के बाद 12, इनका अंतर लेंगे। इसके बाद इनका अंतर बनेगा 2 और गुणा कर देंगे 2 का, क्योंकि ऊपर गुणा है 2 का, नीचे भी गुणा 2 का, तो इस तरह से 4 बनेगा, जो कि देखिए ये 4 दे रखा है, ठीक है, दे रखा है 4। इसके बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ये करेंगे, ये जो 12 है और ये जो 30 है, इनका अंतर चेक करेंगे। अब जब इनका अंतर चेक करेंगे, पहले 30 फिर 12,
तो दोस्तों अंतर कितना बनेगा 18, और गुणा कर देंगे 2 का, गुणा 2 का कर देंगे तो 36 आ जाएगा। तो दोस्तों ये 36 दे भी रखा है। अब यही लॉजिक का प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में? तो गौर से समझिएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 35 है, इन दोनों को पकड़ेंगे। इन दोनों को जब पकड़ेंगे तो 35 और डिफरेंस लेंगे किससे? 30 से। तो डिफरेंस बनेगा 5 और गुणा कर देंगे 2 का, क्योंकि हर बार गुणा किया है, तो 5 दूना का 10 हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, गौर से समझिएगा, कौन सा क्वेश्चन मार्क? ये वाला क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा नंबर बनेगा 10। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर समझ गए होंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि सपोजिशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। चलिए चेक करते हैं इसको, सपोजिशन को। किसको? तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे सपोजिशन, SUP, फिर उसके बाद P, फिर O, ठीक है, O, उसके बाद क्या हो जाएगा S, फिर I, फिर दोस्तों हमारा T और I और O और N। इस तरह से सपोजिशन बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? सपोजिशन बनेगा। इसको गौर से समझिएगा, ठीक है। ये हो गया सपोजिशन। अब इसमें चेक करते हैं एक एक करके, क्या कोई पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। इसको चेक करते हैं। चलिए दोस्तों S को पकड़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा S के बाद क्या आता है? TUVWXYZABC, कोई पेयर नहीं है। इसके बाद दोस्तों पकड़ेंगे U को, तो U के बाद VWXYZABCD, कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है। इसके बाद देखिए यहां पर भी देख लेते हैं, U के बाद V आता है। अब देखिए यहां पर क्या है? P को चेक करते हैं, तो P के बाद क्या हो जाएगा? QRS। तो दोस्तों आप देखेंगे यहां पर एक पेयर मिल चुका है, P और S का एक पेयर मिल चुका है, ठीक है। गौर से समझिएगा, P और S का पेयर मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? S के बाद TUVWX, तो कोई आगे का पेयर नहीं मिला है। इसके बाद दोस्तों चेक करेंगे कहां से, हम कहां से चेक करेंगे? O से, सॉरी एक और P दे रखा है तो इस P से भी चेक कर लेते हैं। तो P के बाद देखेंगे QRST, तो दोस्तों P के बाद T का पेयर बना है। कौन सा? P के बाद बना है, देखिए QRST, P के बाद T का पेयर बना है, तो इसका पेयर बना देंगे, ठीक है। ये हो गया P के बाद T का पेयर। इसके बाद आगे चेक करते हैं, तो फिर UVW, तो आगे तो नहीं बन रहा है, लेकिन पीछे चेक कर लेते। तो P के बाद QRS, तो देखिए यहां पर पीछे भी एक पेयर बन चुका है, पीछे भी इसी P से एक पेयर बना है, किसका? S का बना है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिए, ठीक है। इसके बाद चेक करते हैं, P तो हो गया O से, तो O के बाद क्या हो जाएगा? PQRSTU, कोई पेयर नहीं मिला है। पीछे देखते हैं, O के बाद P, देखिए O के बाद P का ही एक पेयर मिल गया। गौर से समझिएगा, O के बाद P का ही एक पेयर मिल गया, तो O के बाद P का यहां पर पेयर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? उसके बाद चेक करते हैं, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। P के बाद क्या हो जाएगा? O के बाद PQRS, तो दोस्तों यहां पर देखेंगे आप एक S का भी पेयर बन चुका है, किसका? P, ये जो नंबर दे रखा है कौन सा? O के साथ साथ हमारा एक S का भी पेयर बना है, ठीक है। किसका बना है? कलर वही ले लेते हैं जो पहले लिया था, ठीक है दोस्तों। O के बाद किसका बना है? S का पेयर बना है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। इसके बाद अब S से चेक करते हैं, किससे चेक करेंगे? S से। तो S के बाद TUVWX, कोई पेयर नहीं है। उसके बाद S के बाद TUVWX, कोई पेयर नहीं मिला है। इसके बाद देखेंगे I से, तो I के बाद क्या होता है? JKLM, कोई पेयर नहीं है। I के बाद JKLMNO, कोई पेयर नहीं मिला है। अब T से चेक करते हैं, तो T से तो दोस्तों कोई बड़ा नंबर ही नहीं है, तो T से कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमें कोई पेयर नहीं मिला। इसके बाद T के बाद फिर से I से चेक करते हैं, तो I के बाद क्या हो जाएगा? I के बाद JK, पेयर नहीं है। I के बाद JKLMNOPQ, तो यहां पर भी I से भी पेयर नहीं मिला। अब देखते हैं O को, तो O को दोस्तों जब हम देखेंगे, O को जब हम देखेंगे तो O के बाद क्या हो जाएगा? P, पेयर नहीं है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे PQRS, तो ये एक पेयर मिल जाएगा। कौन सा पेयर मिलेगा? गौर से समझिएगा, ये वाला पीला कलर से लिखते हैं, ये वाला पेयर मिलेगा O के बाद S का। उसके बाद दोस्तों देखेंगे TUVWX, तो कोई पेयर नहीं मिल रहा है, ठीक है। O का S से पेयर मिला है। इसके बाद अब चेक करते हैं लास्ट वाले N से, तो N से जब दोस्तों चेक करेंगे तो N के बाद क्या हो जाएगा? O, तो यही एक पेयर मिल जाएगा, N और O का एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। गौर से समझिएगा, N और O का पेयर बन जाएगा। उसके बाद NOPQRS, तो एक पेयर ये बन जाएगा, ये वाला N का किससे? S से। तो कितने पेयर मिले दोस्तों? आप कहेंगे कितने पेयर मिले, चलिए हम गौर से इनको गिन लेते हैं। तो गिनेंगे, एक ये पेयर है, दूसरा, तीसरा ऊपर, चौथा यहाँ पर, उसके बाद पांचवा यहाँ पर, छठवां यहाँ पर, सातवां यहाँ पर, आठवां यहाँ पर। कितने पेयर मिले?
दोस्तों कुल मिलाकर के हमें लगभग 8 पेयर मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 8। और मैक्सिमम ऑप्शन हमें 7 दे रखा है, तो इसी को हम सही उत्तर मान लेंगे। टोटल पेयर कितने हैं? तो 8 हैं, लेकिन ऑप्शन मैक्सिमम 7 है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पासे में संख्या 6 के विपरीत क्या होगा? यहाँ पर एक पासे की 4 आकृतियां दे रखी हैं, इनमें बताना है दोस्तों संख्या 6 के विपरीत क्या होगा। तो चेक करते हैं पहले और दूसरे में। पहले और दूसरे में अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 4 5 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी दोस्तों 4 5 दिखाई दे रहा है। तो 6 के विपरीत क्या बन जाएगा? जब दो संख्याएं एक दो पासे के चित्र में एक दूसरे से समान दिखती हो, तो तीसरी संख्या ऑटोमेटिक उसके विपरीत हो जाती है। तो 6 के विपरीत 3 आ जाएगा। 6 के विपरीत यही पूछा था, तो 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या दोस्तों ये सही है? इसको चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? तो गौर से समझिएगा। अब किसको उठाते हैं? हम इसको उठाते हैं। देखिए, इसको उठाते हैं दूसरे नंबर और तीसरे नंबर को। तो इसमें एक नंबर कॉमन मिल रहा है 3। ठीक है, क्या मिल रहा है? 3। तो इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज चलाएंगे तो 3 के अपोजिट में 3 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज पहले में चलेंगे तो 5 और दूसरे में चलेंगे तो 1, और इसके बाद यहाँ पर चलेंगे 5 के बाद 4 आएगा, और यहाँ पर 1 से चलेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरह से दोस्तों 5 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 2, 3 कभी 3 के अपोजिट हो नहीं सकता, और पासे में 6 फलक होती हैं, तो 3 का विपरीत 6 बनेगा। तो 6 का ही विपरीत पूछा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन है। बताना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, मात्र 2 सेकंड में। पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। इसको समझिएगा दोस्तों। जब भी इस तरह की हमें त्रिभुज गिनने हो, तो आपको हमेशा ये याद रखना है, ये बहुत ज्यादा याद रखना है, 1 2 और बराबर 3। इसको याद रख लिया, इसको रट डाला तो लाइव जिंगल आला। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखना है। तो इसको गौर से समझिए आप लोग, इसको गौर से समझिए। कहां पर देखेंगे? तो मान लीजिए अभी ये जो आकृति हमें दिखाई दे रही हैं, ये अभी इसमें नहीं है। तो जब इसमें ये आकृतियां नहीं होंगी, तो ये आकृति हमें कुछ इस तरह की दिखाई देगी। कैसी? ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर हाँ ऐसी दिखाई देगी। इसको गौर से समझिएगा। जब ये आकृतियां 2 ग्रीन कलर की लाइनें हैं, ये मन्ना माने, तो कैसी ऐसी दिखाई तो देगी। तो आप कहेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले आधार से हमें कितने प्राप्त होंगे? 6 प्राप्त होंगे। उसी प्रकार ये एक आधार पड़ा है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये आधार है एक, तो इस आधार से भी हमें 6 प्राप्त होंगे। अब मान लीजिए ये एक आधार है, तो कितने प्राप्त होंगे? 6 प्राप्त होंगे। अब देखिए, अभी तो बात इस दिशा की रही, लेकिन अभी दोस्तों आप देखेंगे यहां पर भी तो एक आधार बन रहा है। कौन सा आधार? ये वाला आधार बन रहा है, क्योंकि एक कॉर्नर से, एक बिंदु से ये 4 लाइनें जा रही हैं। कौन सी? ये वाली। एज इट इज लाइनें तो जा रही जैसी ऊपर से आ रही थी। तो इस प्रकार हम यहां पर भी कहेंगे 1 2 और 3, तो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। उसके बाद 1 2 और 3, तो यहां पर भी 6 बन जाएगा। उसके बाद 1 2 और 3, तो यहां पर भी 6 बन जाएगा। तो इस स्थिति में क्या सर ये सारे के सारे सही है? क्या ये सारे के सारे सही है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इस स्थिति में ये सारे सही नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहां पर कई सारे त्रिभुज बहुत ज्यादा बार काउंट हो जाते हैं। तो इस स्थिति में आपको ये याद रखना है, गौर से समझिएगा। याद क्या रखना है? देखिए, इसको मिटा देते हैं। आपको याद ये रखना है दोस्तों, ये जो एक आकृति आई है ये वाली, ठीक है, इसके इस कॉर्नर से देखेंगे, इस बिंदु से देखेंगे कितनी लाइनें हैं? 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 लाइनें हो गई। उसके बाद अब इस बिंदु से देखिए, तो ये टोटल तो हमें लगभग 4 लाइनें दिखाई दे रही हैं। अब इस बिंदु से सभी लाइनें गिनते हैं तो कितनी लाइनें हो जाएंगी? तो आप कहेंगे सर एक बिंदु से ये लाइन ये गई है, इसके बाद दूसरी लाइन ये गई है, तीसरी लाइन ये गई है और चौथी लाइन ये गई है। तो आपको क्या करना है? इस तरह की एक आकृति बनानी है, इसमें आपको इस तरह से नंबर देना है 1 2 और 3। यानी कि कैसे देना है आप फिर से गौर से समझिए। इसको पूरे को हटा रहे हैं हम, ठीक है, इसको पूरे को हटा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। यहाँ पर भी 1 नंबर 2 नंबर और ये वाला 3 नंबर। और ये जो कॉर्नर का नंबर दिखाई दे रहा है इसी का आपको क्यूब कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों? क्यूब कर देना है। क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। और दोस्तों यही चुटकियों वाला इसका आंसर है, सही से याद रखेंगे। 27 इस आकृति में कुल त्रिभुज है। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, जब भी ऐसा आकृति आए चाहे वो कितने भी बिंदु क्यों ना बनते हो। देखिए मान लीजिए एक ये बिंदु है, यहाँ पर आपकी ये 2 लाइनें बनी, ठीक है, उसके बाद एक बिंदु ये है, तो यहाँ पर भी आपकी ऐसी 2 लाइनें बनी। तो मैक्सिमम एक यहाँ पर एक नंबर हम यहाँ पर देंगे, उसके बाद 1 नंबर यहाँ पर देंगे, और दूसरा तो दोनों को कॉमन ये बनेगा। तो क्या कर देंगे? 2 का क्यूब कर देंगे, और 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 आ जाएगा।
और इस आकृति में 8 है। उसी प्रकार यहाँ पर 3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब 27 है, यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसको भी गौर से समझिएगा। कह रहा है सभी कॉटन रेशम है। चलिए इसको सीधा सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है सभी कॉटन, कितने कॉटन है? कह रहा है जितने भी कॉटन है वो सारे के सारे दोस्तों हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? सारे के सारे कॉटन रेशम दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? रेशम। चलिए आर फॉर रेशम बना देते हैं। सारे के सारे कॉटन रेशम हो गए। इसके बाद आगे चेक करिए। कह रहा है सभी रेशम ऊन है। जितना भी रेशम है वो सारा का सारा ऊन है। तो ये जितना भी आर फोर रेशम है ये क्या हो जाएगा? यू फोर ऊन बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे दोस्तों? यू फोर ऊन बना देंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो आगे कहा है जितना भी ऊन है सभी जूट है। क्या कहा है? जितना भी दोस्तों ऊन है, जितना भी दोस्तों हमें ऊन दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा ऊन क्या है? जे फोर जूट हो जाएगा। तो इस तरह की आकृति बनेगी। देखिए सभी कॉटन रेशम, सभी रेशम ऊन, सभी ऊन जूट। ठीक है, इस तरह की आकृति बनेगी। अब निष्कर्ष को पढ़िए। निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहा है कुछ जूट रेशम है। क्या कह रहा है दोस्तों? कुछ जूट रेशम है। चलिए कलर नीला ले लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों कहेंगे कि कुछ जूट रेशम है। तो ये रहा जूट, ये रहा रेशम। तो बाहर से अंदर की ओर जाना है और कुछ वाला कहा है तो पहला सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे जब बाहर से अंदर की ओर जाएं और कुछ वाला कहे तो ये पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों गौर से समझिएगा। कुछ ऊन कॉटन है। ऊन कहाँ पर है? ये रहा ऊन, ऊन ये रहा कॉटन। तो बाहर से अंदर तो इसमें भी जाना है, इसमें भी बाहर से अंदर जाना है। तो ये वाला भी सही है। ठीक है, यहाँ पर ऊन था, ऊन के अंदर कॉटन है, ऊन के अंदर रुई है, सॉरी ऊन के अंदर रेशम, रेशम के अंदर कॉटन। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। बाहर से अंदर की ओर जाना है तो कुछ वाला क्या होता है? हमेशा सही होता है। इसके बाद कह रहा है कुछ जूट कॉटन है। कुछ जूट कॉटन, जूट कहाँ पर दे रखे हैं? तो आप कहेंगे सर जे फोर जूट ये है, के फोर कॉटन ये है। यानी कि बाहर से बिल्कुल अंदर जाना है, बाहर से अंदर जाना है तो ये भी सही है। यानी कि तीनों के तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो हम कहेंगे जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा सभी ऑप्शन 1 2 3 अनुसरण करते हैं। यही दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताना है। ये जो कुछ अक्षर दे रखे हैं इनका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। चलिए इसका दर्पण प्रतिबिंब बता देते हैं। तो सबसे पहले एल दे रखा है। तो एल का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद ए दे रखा है तो ए का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ए था, इसका ऐसा बन जाएगा। तो देखिए ऐसा दर्पण प्रतिबिंब ए का कहाँ नहीं दिख रहा है? एक मिनट, ये दोस्तों उल्टा बनेगा यार। ये तो सीधा है, इसके बाद ये उल्टा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? उल्टा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से। एक मिनट, ये सही नहीं बना है, इसको देखिए। ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से बनेगा। तो ये सारे के सारे बने हैं यहाँ पर। एल के बाद ए, सारे के सारे वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे बनने चाहिए। ठीक है, वैसे ही ए है। इसके बाद देखिए सी भी एज इट इज दिखाई दे रहा है। सी सारे के सारे एज इट इज है तो सी हमारा ऐसा बन जाएगा। उसके बाद आई तो जैसा का तैसा दिखेगा। उसके बाद एच भी जैसा का तैसा। पी कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, पी कैसा हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। और आगे देखेंगे ए, तो ए भी हमारा कुछ उसी तरह का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पी के बाद ए भी हमारा उसी तरह का होना चाहिए। तो ए कैसा? जैसा ये बना था तो इस तरह का। ठीक है, इस तरह का ए बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे आर, आर कैसा बनेगा? आर सीधा है तो ये उल्टा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, आर उल्टा ऐसा बन जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों? बी दे रखा है। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। ठीक है, पूरा चेक करने का कोई फायदा नहीं है, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। ऐसा बी दिखाई दे रहा है तो ये दर्पण में क्या दिखाई देगा? डी दिखाई देगा। तो दर्पण में जब डी दिखाई देगा तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये वाला गलत हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो कहाँ? आर तक चेक कर चुके थे। फिर जी है, तो जी हमारा क्या सीधा कहीं पर दिखाई दे रहा है? ये दोस्तों टेढ़ा बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? ये अगर सीधा है तो इस तरह से बनना चाहिए ये। ठीक है, ये जी बन गया। उसके बाद ओ एज इट इज दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों एल एज इट इज दिखाई देगा। तो यानी कि इस तरह की आकृति होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम गौर से पहले ऑप्शन को चेक करें तो एल ए सी, उसके बाद आई, फिर एच, फिर दोस्तों पी देखेंगे। पी हमारा दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, पी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर क्यू दिखाई दे रहा है, पी नीचे जा रहा है, बड़ा नहीं है पी, लेकिन यहाँ पर पी एच बड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन गलत होगा, कौन सा ऑप्शन गलत होगा तो उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ओ छोटा है और ये वाला ओ बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। बचा केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा कि गाजर, पपीता और फल, गाजर और पपीता और फल में बताइए कौन सा हमारा सही बेन आरेख बनेगा। तो गाजर क्या है? गाजर होता है दोस्तों एक सब्जी। ठीक है, गाजर एक सब्जी होता है, पपीता एक फल होता है। तो कैसा आरेख बनेगा? गौर से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले फल जो आकृति बनेगी वो पपीता की बनेगी। कैसी बनेगी? पपीता की। पपीता किसके अंतर्गत आएगा?
तो आप कहेंगे पपीता दोस्तों हमारा फल के अंतर्गत आ जाएगा, और गाजर सब्जी है तो गाजर अलग से हो जाएगी। तो इस तरह की आकृति बननी चाहिए, दो सर्कल एक दूसरे के ऊपर जबकि एक सर्कल अलग से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। इसको भी दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। यदि आज आपको टॉप 15 क्वेश्चन पसंद आए हैं तो एक बार से दोस्तों आपसे निवेदन है कि सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो अपने चैनल को इस तरह के निरंतर एनालिसिस या फिर क्लास पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा चार्ज नहीं है, राइट हैंड कॉर्नर पर आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसको प्रेस करके आप लोग उसको बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी इस तरह की वीडियो आएगी तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।